हेलो स्टूडेंट, कक्षा 8 के विद्यार्थी। आज के इस वीडियो में हम पाठ 3 को पढ़ेंगे और इस पाठ में दी गई कहानी का अर्थ समझेंगे। पाठ का नाम है हिरोशिमा की आग। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि हिरोशिमा जापान के एक शहर का नाम है। ये कहानी उसी पे आधारित है। संक्षेपण में दिया है। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे लोगों में भय पैदा होता है। कहने का अर्थ है कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें किसी के ऊपर वार नहीं करना चाहिए, किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को पीटना नहीं चाहिए। हिंसा का अर्थ यही है। अब पाठ में हम आते हैं। पाठ में दिया है, उस दिन जापान के हिरोशिमा शहर का आसमान नीला और साफ था। सूरज चमक रहा था। लोग बसों और ट्राम कारों में बैठकर काम पर जा रहे थे। ये बहुत पहले की घटना है क्योंकि ट्राम कार अब नहीं चलते हैं। पहले के समय में ट्राम कार चलते थे, सड़कों पे ही रेलगाड़ी की तरह गाड़ियाँ चलती थीं, वही ट्राम कारें होती थीं। तो पाठ में कह रहा है कि उस दिन जापान के हिरोशिमा शहर का आसमान नीला और साफ था। सूरज चमक रहा था। लोग बसों और ट्राम कारों में बैठकर काम पर जा रहे थे। हिरोशिमा की 7 नदियां धीरे धीरे बह रही थीं। गर्मी का मौसम था। सूरज की किरणें पानी की सतह पर थिरक रही थीं। जापान के कई बड़े शहरों टोक्यो, ओसाका और नगायो पर हवाई हमले हो चुके थे। हमले मतलब आक्रमण। हवाई यानी आसमान से आक्रमण हो चुके थे। हिरोशिमा अभी इन हमलों से बचा हुआ था। हिरोशिमा के लोग इस बात से खुश थे। वैसे उन्होंने हवाई हमलों से बचने के लिए जो भी संभव तैयारियां की थीं। आग न फैले इसलिए पुरानी इमारतों को गिरा दिया गया था। सड़कों को भी चौड़ा कर दिया गया था। जगह जगह पर आग बुझाने के लिए पानी का प्रबंध किया गया था। व्यवस्था बमबारी की स्थिति में, यानी जब आसमान से बम गिरने लगे, ऐसी स्थिति में लोगों के छिपने के लिए सुरक्षित स्थान बनाए गए थे। प्रत्येक नागरिक अपने साथ हमेशा दवाइयों की एक छोटी थैली रखता था। फर्स्ट एड किट इस तरह का समझ लीजिए। घर से बाहर निकलते समय लोग बमबारी से बचने के लिए खास प्रकार के कवच और हेलमेट पहनते थे। माई 7 साल की थी। माई एक बच्ची है, उसी का नाम है। माई 7 साल की थी और वह हिरोशिमा में अपने माता पिता के साथ रहती थी। कल ही उसका चचेरा भाई गांव से आया था। वह अपने साथ खेत से कुछ ताजी शकरकंदियाँ लाया था। माई अपने माता पिता के साथ सुबह सुबह शकरकंदियों का नाश्ता कर रही थी। माई को बड़ी भूख लग रही थी और शकरकंदियाँ उसे बहुत पसंद थीं। तभी अचानक एक भयंकर हादसा हुआ। चारों ओर आंखों को चौंधा देने वाली बिजली कड़की। चौंधा देने का मतलब है कि इतनी तेज बिजली चमकना आंखों के सामने कि आंखों के सामने कुछ दिखाई न दे, बस सफ़ेद सफ़ेद नजर आए। ऐसा चौंधा देने का अर्थ है। बिजली पहले नारंगी और फिर सफ़ेद रंग की हो गई। ऐसा लगा जैसे हजारों बादल से एक साथ बिजली गिरी हो। इस भयानक धमाके के प्रभाव से ऊंची ऊंची इमारतें, जो ऊंचा भवन बना होता है, बिल्डिंगें बनी होती हैं, वे कांपने लगीं और ढहने लगीं, अर्थात गिरने लगीं। अगले पृष्ठ पे इस प्रलय से कुछ क्षण पहले ही अमेरिकी वायुसेना के विमान इनोलागे ने हिरोशिमा के ऊपर उड़ान भरी थी। अभी ये जो धमाका हुआ था, ये बिजली चमकी थी, इससे पहले, इस प्रलय से कुछ ही क्षण पहले, कुछ ही समय पल पहले अमेरिकी वायुसेना के विमान इनोलागे ने हिरोशिमा के ऊपर उड़ान भरी थी। यानी कि उस शहर के ऊपर से वह उड़ान भर के निकला था। उसने ही इस विस्फोटक बम को गिराया था। मतलब कि जो फटने वाला बम होता है वही विस्फोटक। यह कोई साधारण बम नहीं था, यह एटम बम था, परमाणु बम। बम का नाम B-29 विमान के चालकों ने लिटिल बाय रखा था।
इस बम का नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय लिटिल बॉय हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर गिरा। बम विस्फोट के धमाके से माई तुरंत बेहोश होकर गिर गई। कुछ घंटों बाद जब उसे होश आया तब चारों तरफ एकदम सन्नाटा था। चारों तरफ एकदम शांति थी, कोई कुछ नहीं, जो जहाँ था वो वैसे पड़ा था। और आसमान का रंग काला स्याह हो गया था, जैसे कोई काली स्याही बादल में आसमान में फेंका हो, वैसा हो गया था। शुरू में तो वह हिल भी नहीं पाई। वह सब और चीज़ों को जलता देखकर डर गई। फिर अंधेरे में कुछ दूरी पर उसे एक लाल रोशनी दिखाई पड़ी। कुछ देर बाद उसे माँ की आवाज़ सुनाई पड़ी। माँ उसे बुला रही थी। माई ने बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से अपने ऊपर पड़े हुए लकड़ी के तख्ते को हटाया। तब तक माँ उसके पास दौड़ी हुई आई और उसे अपने गले से लगा लिया। हमें जल्दी करनी चाहिए, माँ ने कहा। देखो तुम्हारे पिता आग में कितनी बुरी तरह फंसे हैं। कुछ देर तक तो माई और माँ आग का भयानक तांडव देखती रहीं। तांडव का अर्थ है यह है कि भगवान शिव का एक रूप है जिसमें वो रौद्र नृत्य करते हैं, भयानक ऐसा नृत्य करते हैं, उसी को रौद्र नृत्य बोलते हैं। तो उस नृत्य को ही तांडव बोला गया है। तो कुछ देर तक तो माई और माँ आग का भयानक तांडव देखती रही और प्रार्थना करती रहीं। फिर माँ तेजी से लपटों में घुसी और पिता को सुरक्षित बाहर लाई। पिता की हालत का मुआयना करके, मतलब कि अच्छी तरह से देखना, किसी चीज़ की जांच परख करना, यही होता है मुआयना। तो अच्छी तरह से मुआयना करने के बाद से माँ ने कहा ये बहुत बुरी तरह से जल गए हैं। मतलब कौन? उसके पिता बहुत बुरी तरह से जल गए हैं। फिर उन्होंने अपने किमोनो के कमर बंद को खोला और उससे अपने पति के शरीर पर पट्टी बांधी। उसके बाद उन्होंने पति को पीठ पर उठाया और माई का हाथ पकड़कर दौड़ने लगी। नदी की तरफ चलो, ये उसने बोला। हमें जल्दी से जल्दी नदी पर पहुंचना है, माँ ने आदेश दिया। तीनों तेजी से नदी के अंदर कूद पड़े। कूदते समय माँ को माई का हाथ छोड़ना पड़ा। माई चान, मुझे कसकर पकड़े रहो, माँ चिल्लाई। आग से बचने के लिए पलायन करने वालों की लंबी भीड़ थी। मतलब कि पलायन का मतलब कि भाग जाना, किसी स्थान को छोड़ करके भाग जाना। तो आग से बचने के लिए वहाँ जहाँ बम पारी हुई थी, बम गिरा था, वहाँ पे इतनी आग फैल गई थी कि उस आग से बचने के लिए पलायन करने वाले, मतलब कि वहाँ से भागने वालों की लंबी भीड़ थी। माई ने देखा कि बहुत से बच्चों के पूरे कपड़े जल गए थे और उनके होंठ और आँखों की पलकें फूल गई थीं। वे इधर उधर भटकते और चिल्लाते हुए भूतों जैसे लग रहे थे। वहाँ का दृश्य कुछ इस तरह से था। कुछ लोग इतने कमज़ोर हो गए थे कि वे सीधे मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े। कुछ लोग इतने कमज़ोर हो गए थे कि वे सीधे मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े। बाकी लोग उनके ऊपर गिर गए। हर तरफ मृत लोगों के ढेर थे। मतलब कि चारों तरफ जो है, जिधर देखो उस तरफ मरे पड़े लोगों का एक ढेर बना हुआ था। अगले पृष्ठ पे माई और उसके माता पिता ने भागना जारी रखा। माई और उसके माता पिता ने भागना जारी रखा। जल्द ही उन्होंने एक दूसरी नदी को पार किया। नदी किनारे पर पहुंचते ही माँ ने पति के शरीर को तट पर रखा, किनारे पर। जैसे ही नदी के किनारे पहुंची, वैसे ही माँ ने पति के शरीर को, जो नदी का किनारा होता है, सूखी ज़मीन होती है, वही तट होता है, तो उसी तट पर रखा और वह खुद उसके पास लुढ़क गई। मतलब कि उसको रख करके वो इतनी थक चुकी थी, इतनी हार गई थी कि वो वहीं पे लुढ़क गई। माई को अपने पैरों के पास कोई चीज़ जलती हुई महसूस हुई। टप टप। वह एक चिड़िया थी, एक नन्ही सी अबाबील। उसके पंख जल गए थे और वह उड़ नहीं पा रही थी। लड़खड़ाते हुए टप टप करके चल रही थी। एक आदमी का मृत शरीर धीरे धीरे, मरा हुआ शरीर धीरे धीरे नदी पर तैरता हुआ जा रहा था। उसके पीछे एक बिल्ली भी थी। जब माई ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक कम उम्र की औरत दिखाई दी।
वह एक बच्चे को पकड़ी थी और रो रही थी। हम किसी तरह यहाँ तक तो बच कर आए और फिर मैंने इसे दूध पिलाना चाहा। उसने कहा, उस औरत ने, पर अब वह दूध नहीं पी रहा है, मर गया है। वह औरत अपने बच्चे को कलेजे में चिपटाए हुए नदी में घुसी। उसका बच्चा जो है वो मर गया था, लेकिन फिर भी वह औरत अपने बच्चे को कलेजे में चिपटाए यानी कि चिपकाए हुए अपने सीने से लगाए हुए नदी में घुसी। धीरे धीरे करके वह गहरे और गहरे पानी में गई और अंत में माई की आंखों से ओझल हो गई, मतलब कि गायब हो गई, लुप्त हो गई। इस बीच आसमान और अधिक काला स्याह हो गया और अधिक काला हो गया और बादल गरजने लगे। फिर बारिश होने लगी। वैसे तो गर्मी का मौसम था, परंतु फिर भी हवा काफ़ी ठंडी थी। ऊपर से गिर रही बारिश चिपचिपी थी, उसका रंग भी काला था। फिर आसमान में एक इंद्रधनुष निकला, उससे आसमान की कालिक कुछ कम हुई। इस मंद रोशनी में मरे हुए और जख्मी हुए लोग साफ दिखाई देने लगे। चारों तरफ का दृश्य थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके साफ होने लगा। 9 अगस्त 1945 के दिन जिस समय माई और माँ अपने ध्वस्त यानी कि नष्ट किए गए शहर को देख रही थी, उसी वक्त जापान के एक अन्य शहर नागासाकी पर भी एटम बम गिराया गया। वहाँ भी हिरोशिमा की तरह ही हजारों की संख्या में लोग मरे और जो बचे उनका सारा घर बार तबाह हो गया। मरने वालों में केवल जापानी ही नहीं थे, इनमें अन्य देशों कोरिया, चीन, रूस, इंडोनेशिया और अमेरिका के लोग भी शामिल थे। एटम बम जैसा प्रलयंकारी यानी कि विनाशकारी घातक विस्फोटक दुनिया में पहले कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसके पहले कभी भी एटम बम जैसा विस्फोटक किसी भी देश ने किसी भी देश के ऊपर नहीं गिराया था। कहीं भी ऐसी बमबारी नहीं होती। यह पहली बार था और यह इतिहास के पन्नों में भी दर्ज हो गया। इसकी तबाही की क्षमता 1000 साधारण बमों के एक साथ फटने से भी अधिक थी। इसकी तबाही ऐसी थी कि एक साथ यदि 1000 साधारण से बम अगर फट जाएं तो उससे भी अधिक इसकी तबाही थी। इससे निकलने वाली विषैली रेडियोधर्मी किरणें, इस बम के फटने से जो रेडिएशन था वो इतना भयानक था कि सालों तक लोगों की बीमारी और मौत का कारण बनी रही। आज भी वहाँ पे इस रेडिएशन का प्रभाव, इस विषैली रेडियोधर्मी किरणों का प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे आज भी कहीं न कहीं विकलांगता देखने को मिलती है। एकदम ठीक ठाक स्वस्थ शरीर में बच्चे पैदा नहीं होते हैं वहाँ पे ज़रूर कुछ न कुछ बच्चों में विकृतियाँ दिखाई देंगी। ये सिर्फ उस रेडियोधर्मी किरणों का कमाल है। हर एक साल 6 अगस्त के दिन हिरोशिमा के लोग एटम बम से मरने वालों के नामों को कागज़ की लालटेनों पर लिखते हैं। वहाँ पे हर साल 6 अगस्त के दिन जिस दिन ये बमबारी हुई, उससे पहले एटम बम से जो विनाश हुआ था, वहाँ पे जितने लोग मरे थे उनके नामों को एक कागज़ की लालटेनों पर, कागज़ की वहाँ लालटेन बनाई जाती है, उस पर लिखते हैं। इन लालटेनों को जलाकर हिरोशिमा में बहने वाली 7 नदियों में छोड़ा जाता है। धीरे धीरे ये नदियाँ अपने साथ मरने वालों की याद में बनी लालटेनें लेकर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, खो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं, मिल जाती हैं। आपका पाठ यहीं पे समाप्त होता है। इसके नीचे दिए हैं कठिन शब्दों के अर्थ, जिन्हें आप याद करिए और समझिए। कठिन शब्दों में सबसे पहला शब्द दिया है हमला, जिसका अर्थ होता है आक्रमण। दूसरा शब्द दिया है प्रबंध, जिसका अर्थ होता है व्यवस्था। ऐसे ही अन्य शब्द हैं जिन्हें आप याद करेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। अभ्यास कार्य के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जिसमें मैं आपको अभ्यास कार्य बताऊंगा। धन्यवाद।